हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो नंबर 3। और अगर आपने पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, तो इस वाली वीडियो को आप बेहतर जान पाओगे। वैसे इसमें है कुछ नहीं, बस नंबर सिस्टम को समझना है। तो देखते हैं संख्या प्रणाली क्या कहती है। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली। अब नंबर सिस्टम उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स उन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो 10th तक तो आप नंबर सिस्टम को इसी तरह देखते हैं, लेकिन जब आप 11th में जाते हैं तो नंबर सिस्टम फिर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे कहते हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं को कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन मैथ में एज्यूम करने के लिए, अजम्पशन के लिए उन्हें माना जाता है। तो वो 11th की बात है, लेकिन यहाँ पे हम नंबर सिस्टम को सिर्फ 2 भागों में तोड़ेंगे, जिसे कहते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। और 11th में हम नंबर सिस्टम को 2 भागों में तोड़ते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर्स के ये 2 हिस्से होते हैं, ये रियल नंबर्स के हिस्से होते हैं। इमेजिनरी नंबर अलग आ जाता है, उसको हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये रियल नंबर के 2 हिस्से हैं, ना कि नंबर सिस्टम के। लेकिन हम नंबर सिस्टम को यहीं से शुरू कर रहे हैं 10th तक की क्लासेस के लिए। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर Q 0 नहीं है, उस तरह का हर नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इरेशनल की, तो इसकी उल्टी हो जाएगी। एनी नंबर which is not in the form of P upon Q। कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के रूप में नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ये 3 है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो ये रैशनल नंबर है। ये 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ये रैशनल नंबर है। -5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -5/1, ये रैशनल नंबर है। 3.25 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 325, पॉइंट की जगह पे 1, और यहाँ दो डिजिट हैं तो यहाँ पे 20। तो ये भी P अपॉन Q के रूप में लग गया, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। और जैसे 3.333 एंड सो ऑन, तो जब ये नंबर रिपीट कर रहे हैं और सेम नंबर रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा डेसिमल, तो ये भी
एक रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ सेम नंबर बार बार आ रहा है, सेम नंबर की फ्रिक्वेंसी हो रही है बार बार, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपकी 9th की टेक्स्ट बुक से आता है, NCERT से। ये सारी चीज़ें जहाँ आपको सीखने को मिलती हैं। अब अगर कोई नंबर अंडर रूट में है तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। लाइक 4 किसका है? 2 का। 2 का स्क्वायर करते तो 4 आ जाता है, 4 का अंडर रूट लगाते हैं तो 2 आ जाता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, परमेय संख्या होगा। अब लेट्स से कि अंडर रूट 5 है, तो इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और ना ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। इसीलिए ये वाला जो है वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, तो हमें लिखना भी नहीं चाहिए। अंडर रूट 9 है, ये एक तरह का रैशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर 3 आ जाता है, और 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको भी हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक P/Q के रूप में हो गया, इसलिए वो भी एक रैशनल नंबर है। अब आ जाइए इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। तो उनके एग्जाम्पल्स सबसे अच्छे हैं ऐसे नंबर जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे अंडर रूट 3 ये एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 2 ये एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 5 जो अभी लिया था वो भी एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 6 ये भी एक रैशनल नंबर है। और कोई ऐसा नंबर आ जाए जो पॉइंट के बाद में टेढ़ा मेढ़ा भागे और ये नंबर रिपीट ना करें और कुछ भी उल्टा सीधा आता रहे इस तरह से, तो वो इरैशनल नंबर कहलाएगा। जहाँ ये जो नंबर है उनका कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, ये यहाँ 2 4 3 आया है लेकिन यहाँ पे ये बदल गया, तो इस तरह से अगर कोई नंबर पीछे रिपीट नहीं करता, सेम नंबर बार बार नहीं आता, तो वो एक इरैशनल नंबर कहलाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को इरैशनल नंबर कहते हैं। या फिर इस तरह से भी आ सकते हैं 0.01 001 00001 0000001, तो इस तरह के नंबर्स को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। ये पूरा एक ही नंबर है इतना बड़ा। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। वो चलता जाता है और उसमें कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गए आपके रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा मिलेगा? एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, और ऊपर से वो रिपीटिंग भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये है डेसिमल्स में इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद जो रैशनल नंबर हो गए, इरैशनल नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर्स को इनको कितने रूप में आगे जाके तोड़ा जाता है जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम मेजरली नेचुरल नंबर्स में तोड़ते हैं, जो आपके मैथ में होते हैं नेचुरल नंबर्स, और फिर ये दूसरे जो होते हैं नेचुरल के बाद वो होते हैं होल नंबर्स, और जो तीसरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। ये आपके रैशनल नंबर के प्रकार हो गए। इरैशनल नंबर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह के टेढ़े मेढ़े नंबर आते हैं तो वो इरैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर्स की ये 3 कैटेगरीज होती हैं। अभी हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं।
और होल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो ये इनके मुख्य 3 रूप होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारी गिनती करने वाले नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये बेसिकली 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, आगे बहुत सारे। और जो होल नंबर्स होते हैं उसमें 0 को भी लगा लेते हैं तो वो 0 से शुरू होते हैं, उसमें 0 भी साथ में ले लिया जाता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे। होल नंबर्स में 0 और ऐड हो जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इंटीजर्स को हमें समझना चाहिए कि इंटीजर्स का मतलब होता है कि किसी नंबर लाइन पर, उस नंबर लाइन के ठीक मिडल में, उसके मध्य में, उसके बीच में 0 होता है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं यानी प्लस के नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी कि माइनस के नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को इस तरह से समझा जा सकता है। लेट्स से यहाँ पे एक नंबर लाइन है और यहाँ पे बीच में 0 है, तो इस साइड 1 प्रॉपर गैप से, इस साइड 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और फिर आगे बढ़ते हुए ये आगे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये भी आगे, इनको कितना भी बढ़ा लो ये इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत होते हैं। उसके बाद हमें जानना चाहिए कि ये इंटीजर्स को काम में कैसे लाया जाता है। तो आई होप कि आपको नंबर लाइन दिख रही हो, और अब दिख रही होगी, अगर तब नहीं दिख रही तो ये नंबर लाइन है। इस तरफ बीच में इनके 0 होता है और राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 से लेके बहुत सारे नंबर्स आगे तक जाते हैं। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से लेके बहुत सारे नंबर्स आगे की तरफ जाते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिवली वो नंबर बढ़ते जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इंटीजर्स का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इंटीजर्स का यूज़ हमें कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास एक बैंक अकाउंट होता है, तो उस बैंक अकाउंट में हमारे कुछ पैसे पड़े होते हैं। तो लेट्स से कि जैसे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हमें समझाता है बहुत अच्छे से, कि एनसीईआरटी क्या दिखाता है कि टेम्परेचर दिखा देगा, और अगर टेम्परेचर ना दिखाएगा तो हाइट एंड डेप्थ दिखा देगा। तो इस तरह की चीज़ें वो दिखाता है। तो क्या करने के लिए? सिर्फ ये सिखाने के लिए कि इंटीजर्स काम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक टेम्परेचर का ग्राफ है, एक लाइन है, यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हालांकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाती है, तो यहाँ काफ़ी ठंड होती है। अब लोग कहते हैं कि हमें गर्मी लगती है, गर्मी ज़्यादा बेकार है, ठंड अच्छी होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी जो जीवन शैली चलती है वो ज़्यादातर गर्मी की वजह से चलती है। हमारा जो जीवन चलता है वो भी गर्मी की वजह से चलता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली पर जब फ़र्क पड़ने लग जाता है जब सर्दियाँ आती हैं। क्योंकि सर्दियों में मानव चेतना यानी जो व्यक्ति होता है वो सुस्त हो जाता है,
और उन्हें सिर्फ सुस्ती ही नज़र आती है सर्दियों के टाइम पर। गर्मियों में वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि सन की लाइट प्रॉपर आ रही है और उनको एनर्जी प्रॉपर मिल पा रही है। तो हमारे लिए इन बातों का मकसद यही है कि आपको ये बताना कि ठंड इतनी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए जितनी गर्माहट और सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस यानी थोड़ी गर्मी, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस यानी उससे थोड़ी ज़्यादा गर्मी, यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस यानी हल्की सी और ज़्यादा गर्मी, और यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तो थोड़ी ठीक ठाक गर्मी। और लेकिन इसमें भी आपको कैप लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारे शरीर के मुताबिक काफ़ी ठंड होती है इस टेम्परेचर पर। 5 डिग्री सेल्सियस, सिमिलरली 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस एंड 13 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। तो इस वक्त जो मैं जहाँ पे बैठा हूँ उस जगह का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है फिर भी देखी जाए तो, लेकिन फिर भी ये गर्म है क्योंकि हमने 0 से ऊपर गए तो हमें गर्मी मिलेगी, अगर हम 0 से नीचे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। ठंड हमें बहुत जल्दी निष्क्रिय कर सकती है और गर्मी हमें बचाए रखती है। तो अगर हम 0 से नीचे की तरफ यानी अगर हम 0 से नीचे जाते हैं, लेकिन देखो अगर हम 0 से नीचे जाते हैं तो ये -1 डिग्री सेल्सियस, ये -2 डिग्री सेल्सियस, ये -3 डिग्री सेल्सियस और ये -4 डिग्री सेल्सियस। सॉरी मैंने ये ग्राफ उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। जिसे मैं नीचे कह रहा हूँ वो मैंने ऊपर की तरफ बना दिया है और जो मैं कह रहा हूँ कि वो साइड ऊपर है वो मैंने नीचे की साइड बना दिया है। तो आपको बस इसको इस तरह से पलट के देखने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाली साइड नीचे है और ये वाली साइड ऊपर की तरफ है और ये 0 है इन द मिडल, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद अब देखी जाए तो इनमें से अच्छा कौन सा है, तो अच्छा या बड़ा, तो जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है और ये -5 डिग्री सेल्सियस है, तो हम बड़ा हमेशा पॉजिटिव को मानते हैं क्योंकि वो हमें हीट देगा और वो हमें ज़िंदा रखेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे शरीर ठंडा पड़ता है तो आपकी जीवन प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ने लग जाती हैं, और एक बार अगर शरीर ठंडा पड़ गया तो आदमी मर ही गया समझो, क्योंकि मरने पर सबसे पहला काम जो होता है वो शरीर में ठंडा हो जाता है शरीर जो, तो ठंड हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो हम किसको बड़ा बताएंगे, इसको जो पॉजिटिव है, जो थोड़ा गर्म है। या फिर अगर हम देखें तो 7 डिग्री सेल्सियस ये प्लस का है और 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गर्मी मौजूद है, इसलिए हम इसको बड़ा बता देंगे। अब अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री सेल्सियस है नेगेटिव का और यहाँ पे ये 3 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव का, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पे ठंडक है और यहाँ पे गर्मी है। अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव का, तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो बच्चे हैं 7th के 6th के जिनका बेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसलिए तो ये सीरीज़ कराई जा रही है, ट्रू कॉन्सेप्ट सीरीज़, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बड़ा हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ ठंड शुरू, या फिर ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर का लेवल 0 है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नीचे जाने लग गया है, मतलब वो और ठंडक देने लग गया है, इसलिए ये वाला छोटा माना जाएगा, और जो थोड़ा हल्का सा गर्म है उससे वो बड़ा माना जाएगा। अब अगर यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप देखेंगे कि ये तो 0 से 10 नीचे उतर गया और ये 0 से 2 ऊपर है। तो जब ये 0 से 2 ऊपर है तो ये बड़ा हुआ, क्योंकि जो 0 से ऊपर होता है या फिर जो 0 से बड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जो 0 से छोटा होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। अब -1 डिग्री सेल्सियस में और -10 डिग्री सेल्सियस में, इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में से बड़ा है -1 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ तो थोड़ी सी ठंड है, लेकिन यहाँ तो इससे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए जहाँ कम ठंड है मतलब वहाँ थोड़ी बहुत गर्मी होगी, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा इससे, इसीलिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाकर आपको इंटीजर्स की समझ देना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर की तरह से आपको इंटीजर्स की समझ ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक वाला एग्जांपल ले सकते हैं, बैंक डिपॉजिट का। तो बैंक डिपॉजिट के हिसाब से हम इंटीजर्स को और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज़ है, तो मेरी पासबुक दिखाएगी 2000 रुपीज़ जब मैं उसमें एंट्री कराऊंगा। अगर मैंने उसमें से 1000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरी वो पासबुक दिखाएगी कि आपने ये किया है, -1000 किया है। -1000 का मतलब है आपने निकाल लिए हैं। अब तो जो मेरा फाइनल आएगा वो मेरा आएगा, मेरी पासबुक दिखाएगी कि अब आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ बचे हैं। अगर फिर मैंने ये कर दिया, -500 कर दिया, आप इसका मतलब समझते हैं, मैंने 500 और निकाल लिए, तब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि अब आपके अकाउंट में इतने हैं। अब मान लीजिए कि मेरा जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कार्ड अलाउड है, तो जिससे हम पैसे फालतू निकाल सकते हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ना भी हों तो बैंक जो है अपने हिसाब से ब्याज लगा लेता है और हमें पैसे दे देता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 रुपये और निकाल लिए, तो मेरा रिजल्ट क्या बना, 0 रुपीज़। आपका बैलेंस कितना, 0, यानी मेरा बैलेंस कितना, 0। बैंक वाले मेरे से कहेंगे आपका बैलेंस 0 है। अब मुझे ज़रूरत पड़ गई बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदने की या कुछ परचेज़ करने की, तो मैंने क्या किया, मैंने 200 रुपीज़ बैंक से ले लिए। तो अब बैंक मुझे ये दिखाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में 200 रुपीज़ हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब होता है कर्जा, हमेशा। अब मेरे पे 200 रुपीज़ का कर्जा है, ये पैसे नहीं है बैंक में। अगर मैंने 500 और ले लिए बैंक से, तो अब मेरा अकाउंट दिखाएगा इतने रुपीज़, तो ये अब मेरे पे 700 रुपये का कर्जा हो गया। अगर मैंने 1000 और ले लिए तो मेरा बैंक अकाउंट दिखाएगा 1000 रुपीज़। इसका मतलब है अब मुझ पे, अब मेरा बैंक कितना दिखाएगा, इतना दिखाएगा। अगर मैंने 1000 लिए हैं, अगर मैंने बैंक से 1000 लिए हैं तो मेरा अकाउंट दिखाएगा 1700 रुपीज़ मेरे पे कर्जा हो गया बैंक का। तो इस तरह से इंटीजर्स की समझ आपको कराई जा सकती है। तो आप क्या समझे इस बात से? आप ये समझे कि ये अगर आपके पास इतने रुपीज़ हैं तो इसका मतलब आपके पास
पैसे हैं। अगर आपके पास इतने रुपीज़ हैं, इसका मतलब आपके पास एक भी रुपया नहीं है, ऊपर से आपके पास 20 रुपीज़ का कर्जा और है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 50 बड़ा है या ये, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 50 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 50 रुपये जेब में है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये जो है माइनस में है, यानी कि और आप पे कर्जा है 50 का। 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उल्टा आप पे कर्जा हो रहा है 50 का। अब मान लीजिए यहाँ 205 लिखा हुआ है और यहाँ -10 लिखा हुआ है, तो अब कौन बड़ा होगा? यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ बड़ा होगा -10। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तो 205 रुपये का कर्जा है किसी आदमी पे, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का कर्जा है। तो अगर कर्ज वाले ने पैसे मांगे तो इसमें तो कम मार पड़ेगी, क्योंकि इस पे तो 10 रुपये ही हैं किसी के कर्जे के, लेकिन इस पे तो 205 रुपये हैं किसी कर्जे के, इसमें तो ज़्यादा मार लगेगी, क्योंकि इतने पैसे खा के बैठा है किसी के। अब मान लीजिए -1000 है और यहाँ 50,000 है माइनस का, तो अब कौन बड़ा होगा? अब बड़ा होगा ये 10,000, ठीक है, सॉरी 1000 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ तो कर्जा सिर्फ 1000 का है और यहाँ पे जो कर्जा है वो 50,000 का है, तो ये 1000 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इंटीजर्स की समझ हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड थैंक यू। तो बैंक डिपॉजिट के हिसाब से हम इंटीजर्स को और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज़ है, तो मेरी पासबुक दिखाएगी 2000 रुपीज़ जब मैं उसमें एंट्री कराऊंगा। अगर मैंने उसमें से 1000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरी वो पासबुक दिखाएगी कि आपने ये किया है, -1000 किया है। -1000 का मतलब है आपने निकाल लिए हैं। अब तो जो मेरा फाइनल आएगा वो मेरा आएगा, मेरी पासबुक दिखाएगी कि अब आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ बचे हैं। अगर फिर मैंने ये कर दिया, -500 कर दिया, आप इसका मतलब समझते हैं? मैंने 500 और निकाल लिए, तब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि अब आपके अकाउंट में इतने हैं। अब मान लीजिए कि मेरा जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कार्ड अलाउड है, तो जिससे हम पैसे फालतू निकाल सकते हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ना भी हों तो बैंक जो है अपने हिसाब से ब्याज लगा लेता है और हमें पैसे दे देता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 रुपये और निकाल लिए, तो मेरा रिजल्ट क्या बना? 0 रुपीज़। आपका बैलेंस कितना? 0, यानी मेरा बैलेंस कितना? 0। बैंक वाले मेरे से कहेंगे आपका बैलेंस 0 है। अब मुझे ज़रूरत पड़ गई बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदने की या कुछ परचेज करने की, तो मैंने क्या किया? मैंने 200 रुपीज़ बैंक से ले लिए। तो अब बैंक मुझे ये दिखाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में 200 रुपीज़ हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब होता है कर्जा, हमेशा। अब मेरे पे 200 रुपीज़ का कर्जा है, ये पैसे नहीं है बैंक में। अगर मैंने 500 और ले लिए बैंक से, तो अब मेरा अकाउंट दिखाएगा इतने रुपीज़, तो ये अब मेरे पे 700 रुपये का कर्जा हो गया। अगर मैंने 1000 और ले लिए तो मेरा बैंक अकाउंट दिखाएगा 1000 रुपीज़। इसका मतलब है अब मुझ पे, अब मेरा बैंक कितना दिखाएगा? इतना दिखाएगा। अगर मैंने 1000 लिए हैं, अगर मैंने बैंक से 1000 लिए हैं तो मेरा अकाउंट दिखाएगा 1700 रुपीज़ मेरे पे कर्जा हो गया बैंक का। तो इस तरह से इंटीजर्स की समझ आपको
कराई जा सकती है। तो आप क्या समझे इस बात से? आप ये समझे कि ये अगर आपके पास इतने रुपीज़ हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास इतने रुपीज़ हैं इसका मतलब आपके पास एक भी रुपया नहीं है, ऊपर से आपके पास 20 रुपीज़ का कर्जा हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 50 बड़ा है या ये, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 50 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 50 रुपये जेब में है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये जो है माइनस में है, यानी कि और आप पे कर्जा है 50 का। 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उल्टा आप पे कर्जा हो रहा है 50 का। अब मान लीजिए यहाँ 205 लिखा हुआ है और यहाँ -10 लिखा हुआ है, तो अब कौन बड़ा होगा? यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ बड़ा होगा -10। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तो 205 रुपये का कर्जा है किसी आदमी पे, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का कर्जा है। तो अगर कर्ज वाले ने पैसे मांगे तो इसमें तो कम मार पड़ेगी, क्योंकि इस पे तो 10 रुपये ही हैं किसी के कर्जे के, लेकिन इस पे तो 205 रुपये हैं किसी कर्जे के, इसमें तो ज़्यादा मार लगेगी क्योंकि इतने पैसे खा के बैठा है किसी के। अब मान लीजिए -1000 है और यहाँ 50,000 है माइनस का, तो अब कौन बड़ा होगा? अब बड़ा होगा ये 10,000, ठीक है, सॉरी 1000 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ तो कर्जा सिर्फ 1000 का है और यहाँ पे जो कर्जा है वो 50,000 का है, तो ये 1000 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इंटीजर्स की समझ हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड थैंक यू।